हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आप सभी के अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि हम चीन को पीछे नहीं छोड़ पा रहे हैं। आज भारत अर्थव्यवस्था में चीन की बराबरी क्यों नहीं कर पा रहा है और चीन क्यों और कैसे भारत से कोसों आगे निकल रहा है। इन सब सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश हम आज करने वाले हैं। एक वक्त ऐसा था जब चीन बेहद गरीब हुआ करता था, इतना गरीब की आधी से ज्यादा आबादी भूखी सोया करती थी। ढंग का घर, रहना, खाना, ये तो जैसे चीनी लोगों के लिए सपना ही था। लेकिन चीन ने इतना विकास कर लिया है कि आज ये देश अमेरिका को भी पीछे छोड़ सुपर पावर बनने को तैयार है। वहीं अपना भारत चाइना से ठीक 2 साल पहले आजाद हुआ था, लेकिन यहाँ के हालात तब भी नॉर्मल ही थे और आज भी नॉर्मल ही है। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे देश ने भी काफी तरक्की कर ली है, लेकिन वो तरक्की चीन के आसपास भी नहीं। आज भले ही चाइना हमारा दुश्मन देश है, लेकिन इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि कुछ चीजें, कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें भारत को चाइना से सीखने की जरूरत है। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं चीन की तरफ। कहते हैं हर सुपर पावर की एक कहानी होती है। कुछ साल पहले भुखमरी जैसे हालात से जूझ रहे चाइना की भी एक दास्तान है जो हमें बहुत मोटिवेट कर सकती है और ये सोचने पर मजबूर कर सकती है कि अगर चाइना महज 40 सालों में खुद को इतना बदल सकता है, विकसित कर सकता है, तो भारत क्यों नहीं। कुछ मामलों में भारत और चाइना एक जैसे हैं, जिनमें सबसे बड़ा रोल है पॉपुलेशन का। आप तो जानते ही हैं कि आज के समय में जहां चाइना 141.24 करोड़ की आबादी के साथ दुनिया में पहली रैंक पर है, वहीं इसे पछाड़ने में भारत भी पीछे नहीं। इंडिया भी 140.76 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ दूसरे नंबर पर पधारा है और कभी आंकड़ा चाइना को मात दे सकता है। लेकिन इंडिया सिर्फ यही चाइना को मात देता है, बाकी के कई पॉइंट्स ऐसे हैं जहां चाइना के आसपास भी नहीं है। शुरुआती दौर को देखें तो 1949 में चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ने माओ त्से तुंग के नेतृत्व में सत्ता हासिल की। उस वक्त चीन बहुत गरीब हुआ करता था और काफी अकेला भी, क्योंकि चीन को जिस तरह आज कोई सपोर्ट नहीं करता है, उसी तरह उस वक्त भी कोई सपोर्ट नहीं करता था। उस दौर में चीन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि यानी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी। लेकिन माओ के इरादे कुछ अलग थे। वो चाइना को एक पावरफुल, अमीर और बहुत मजबूत देश के रूप में देखना चाहते थे। उन्हें नफरत थी हर उस चीज से जो देश को पीछे धकेले। साथ ही वो पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म से भी नफरत करते थे। हाँ, वो बात अलग है कि आज चीन इसी कैपिटलिज्म को अपना हथियार बनाकर दुनिया में अपना नाम कमा रहा है, सबसे आगे निकल रहा है। लेकिन ये कैपिटलिज्म आया माओ के बाद। दरअसल साल 1976 में माओ त्से तुंग की मौत हो गई। उन्होंने कुल 27 सालों तक देश को संभाला और इस बीच देश को सेल्फ डिपेंड यानी आत्मनिर्भर बनाने पर पूरा जोर दिया। उन्होंने सत्ता में आते ही चाइना के विकास पर जोर दिया। साल 1950 के दौर में माओ ने द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान के तहत चीन की कृषि पर डिपेंडेंट इकोनॉमी को इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाए। हाँ, इतना असर जरूर हुआ कि उनकी इन नीतियों की वजह से 1961 तक चीन से भुखमरी नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। दूसरी तरफ था अपना इंडिया, जो 1947 में आजाद हुआ। आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने सत्ता संभाली। उस समय भारत भी कृषि पर ही डिपेंडेंट था। नेहरू साहब अच्छे से जानते थे कि अगर इंडिया को आगे बढ़ाना है तो लोगों को कृषि से निकालकर व्यापार आदि की तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकीकरण को बढ़ाना होगा। उन्होंने लाख कोशिश की भी, पर अफसोस कि वो अपने इस काम में सफल नहीं हो पाए और आजादी के 4 दशकों बाद भी भारत की एवरेज जीडीपी रेट 3% के आसपास ही रही। इससे साफ जाहिर होता है कि शुरुआती सरकार ने कोशिश तो की, लेकिन लोगों ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। अब आगे ऐसा हुआ कि लोगों ने कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ढीली रही। 2004 की बात है, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने मुंबई को शंघाई जैसा बनाने की बात कही, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं। दूसरी तरफ साल 2012 में शी जिनपिंग ने चाइना की सत्ता संभाली और कहा कि वो गरीबी को पूरी तरह से खत्म करके दिखाएंगे, और आज उनके इस जुबान का नतीजा आप देख रहे हैं। चाइना सुपर पावर बनकर बाहर निकला है। हर देश अब चाइना के जैसा बनना चाहता है, यहाँ तक कि खुद भारत भी चाइना के जैसा बनना चाहता है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जिन्हें सीखकर भारत चाइना जैसा या चाइना से भी आगे निकल सकता है। आइए जानते हैं। योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन। आप तो जानते ही हैं कि हमारे इंडिया में हर रोज एक नई योजना बनती है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि भारत योजनाएं और नीतियां बनाने में काफी आगे है। हाँ, वो बात अलग है कि इन योजनाओं को सही से इम्प्लीमेंट करने में भारत चाइना से पीछे है। सीधे शब्दों में कहें तो भारत में योजनाएं बन तो जाती है, लेकिन जब उन्हें धरातल पर उतारने की बात आती है तो भारत उस मामले में पीछे रह जाता है। लेकिन चाइना के साथ ऐसा नहीं है। वहाँ जो योजना बनती है उसे पूरी शिद्दत के साथ फॉलो किया जाता है ताकि उस योजना का सबको लाभ मिल सके। लेकिन
लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों? देखिए, हमारे देश में सरकार तो योजनाएं बना देती है, लेकिन जो इंडियन सिस्टम के बीच वाला गैप है वो कहीं ना कहीं इन योजनाओं को सही से काम करने से रोकता है। जैसे 10 लोगों तक एक योजना पहुंची, अब उनमें से 5 तो ईमानदार हैं, लेकिन बचे 5 में से अगर 2 ने भी घपला किया तो उस योजना का सही लाभ कहीं ना कहीं जनता को नहीं मिल पाता है। और यही वजह है कि हम पिछड़े के पिछड़े ही रह जाते हैं। जबकि चाइना में ऐसा नहीं है, वहाँ किसी भी पॉलिसी का सीधा लाभ वहाँ की जनता को मिलता है, जिस वजह से आज वो देश सबसे आगे है। इसलिए भारत को ये गुण चाइना से आज ही सीख लेना चाहिए। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन अंडर टैक्स ब्रैकेट। टैक्स भरने के मामले में हमारा देश सिर्फ चाइना ही नहीं बल्कि अफ्रीका के कई पिछड़े देशों से भी पीछे है। अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो चाइना में टैक्स ब्रैकेट के अंडर में आते हैं करीब 91% लोग, जबकि अपने इंडिया में यह आंकड़ा है महज 3% का, मतलब 10% भी नहीं। तो आप सोच ही सकते हैं कि जब लोग टैक्स ही पे नहीं करेंगे तो सरकार क्या अपनी जेब से देश का विकास करेगी? नहीं ना। सरकार तब विकास कर सकती है जब आप अपना फर्ज निभाएं, और टैक्स पे करना किसी भी देश के नागरिक का पहला कर्तव्य होता है अपने देश के प्रति। इसलिए अगर हम अपने देश को चाइना की तरह विकसित देखना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि हम भी टैक्स भरें, जिससे इंडिया ग्रोथ कर सके, हम ग्रोथ कर सके और हमारा देश ग्रोथ कर सके। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक पॉलिसीज। साल 1948 से लेकर 1978 तक चाइना में जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो इतनी जटिल थी कि चाइना को ग्रोथ करने में प्रॉब्लम्स हो रही थी। वो जिस हिसाब से आगे बढ़ना चाह रहा था उस हिसाब से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था, लेकिन चाइना ने समय रहते ये समझ लिया। इसलिए साल 1978 में डेन जाओपिंग, जो उस समय चीनी का एक क्रांतिकारी नेता था, उन्होंने अपना दिमाग दौड़ाया और नई इकोनॉमिक नीति पेश करते हुए मेक इन चाइना की शुरुआत कर डाली। उस समय बड़े बड़े देश जैसे अमेरिका, जापान और यूरोप से चाइना ने मशीनें आयात की। साथ ही इन देशों की बड़ी बड़ी कंपनीज को भी अपने देश में आकर बिजनेस करने का ऑफर दिया। इन सब चीजों की वजह से चाइना ने तरक्की की राह पकड़ी और देखते ही देखते आज चाइना बॉस बन बैठा है। जबकि अपने इंडिया में मेक इन इंडिया पर जोर दिया गया साल 2014 से, जबकि इससे पहले तो यहाँ सिर्फ सत्ता का खेल था। और आज मेक इन इंडिया के तहत भारत भी चाइना बनने की राह पर निकल पड़ा है और उम्मीद करते हैं कि जल्द अपना इंडिया विश्व गुरु बनकर उभरेगा, क्योंकि चाइना भी मेक इन चाइना पॉलिसी के जरिए यहाँ तक पहुँचा है। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि भारत भी मेक इन इंडिया जैसी पॉलिसीज के साथ आगे बढ़ेगा। इसीलिए भारत को और हम भारतीयों को मेक इन इंडिया पर जरूर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट इज विदेश नीति। यूं तो जब से मोदी सरकार आई है तभी से भारत की विदेश नीति की चारों तरफ तारीफें हो रही हैं। विदेशों में भारत का डंका बज रहा है, लेकिन इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि आज भी चाइना की विदेश नीति भारत से कई गुना आगे है। विदेश नीति के मामले में चाइना का हाथ भारत तो क्या दूसरे बड़े देश भी नहीं पकड़ सकते। अपनी विदेश नीति, पॉलिसीज और डिप्लोमेटिक स्किल्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है आज चीन। साउथ एशिया के किसी भी देश को उठाकर देखें तो वहाँ चाइना की डिप्लोमेटिक पॉलिसी की ऐसी धाक देखने को मिलेगी जो कहीं और नहीं मिल सकती। चीन जिस तरह से पॉलिसीज को बनाता है और फिर उन्हें इम्प्लीमेंट करता है वो वाकई काबिले तारीफ है। और अगर आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो भारत और नेपाल के रिश्तों को ही देख लीजिए, जो आज कुछ खास अच्छे नहीं है। और ये सब हुआ है सिर्फ और सिर्फ चीन की वजह से। चीन ने जब से अपनी नाक घुसाई है तब से भारत और नेपाल के बीच दूरियों का सिलसिला जारी है, और तो और ये सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इससे तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि दुनिया का ये पावरफुल देश सच में कितना पावरफुल है और क्या कुछ कर सकता है। नेक्स्ट इज द नेशनल लेबर फोर्स। दोस्तों, ये चाइना की एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें चाइना ने ये लागू किया है कि कोई भी हो, चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, मजदूर हो, सब्जी बेचने वाला हो, चाय बेचने वाला हो, नौकरी पेशा, हर कोई जो चाइना में रहता है उसे नेशनल लेबर फोर्स के साथ रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे कोई भी काम नहीं दिया जाएगा। इससे क्या होता है कि जब कोई अपना रजिस्ट्रेशन NLF में करवा लेता है तो उसे एक आई कार्ड जैसा दिखाई जाता है, जिसमें एक NLF नंबर होता है जो उसके बैंक अकाउंट से लिंक होता है। यानी वो क्या कमा रहा है, कितना कमा रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, ये सब सरकार को पता होता है और उसी हिसाब से सरकार उसे सुविधाएं और टैक्स वसूला करती है। वसूली भी सरकार नहीं करती, वो इंसान जितना कमा रहा है उसका सरकार को जाने वाला परसेंट अपने आप उसके LFL अकाउंट से कट जाता है और इसी टैक्स से सरकार उन्हें सुविधाएं भी देती है। तो ये पॉलिसी भी भारत को चाइना से सीख लेनी चाहिए। वैसे अगर सच कहें तो भारत इस टेक्निक को सीख चुका है, इसीलिए तो आधार कार्ड को भारत में लाया गया। आधार कार्ड भी एक तरह का NFL कार्ड ही है, बस फर्क ये है कि अभी इससे टैक्स जैसा कुछ भी नहीं कट रहा। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग। चाइना ने आजादी के बाद से ही अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि चाइना जानता था कि देश में नौकरियां इतनी है नहीं, विदेशी कंपनियां भी इक्का दुक्का है, इनकम का कोई दूसरा सोर्स नहीं है। सिर्फ कृषि के सहारे तो इतनी बड़ी आबादी को अच्छी लाइफस्टाइल दे पाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया और मोबाइल फोन
से लेकर मशीन्स, कपड़ों से लेकर जूते, चप्पल, सुई, एयरप्लेन्स, मतलब आज चाइना दुनिया की लगभग हर चीज बना रहा है। शायद ही हमारी दुनिया में कोई ऐसी चीज मौजूद होगी जो चाइना ना बना रहा हो, क्योंकि चाइना में कोई भी प्रोडक्ट बनाना सबसे ज्यादा सस्ता है और इस पर चाइना की सरकार ने खूब खर्चा भी किया है। अब बात की जाए भारत की, तो यहाँ मेक इन इंडिया हाल ही में शुरू हुआ है। भारत में आज भी ज्यादातर आबादी सरकारी नौकरी के जाल में फंसी हुई है, लेकिन अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है तो सरकार को भी चाइना की तरह मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर विकास चाहिए, इतनी आबादी को अच्छी लाइफस्टाइल देनी है तो नौकरियों से कुछ नहीं होगा, नौकरियां बनाने पर जोर देना होगा। अगर अपने देश का विकास चाहते हैं तो टाइम पर टैक्स भरिए, सरकार को सपोर्ट कीजिए, पॉलिसीज में कमी निकालने की जगह उनमें फायदे ढूंढिए और सबसे बड़ी चीज अपने देश को साफ सुथरा रखिए। खैर, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बहुत खुश रहिए। धन्यवाद।